हाँ, अब देखो अपन लास्ट वीडियो तक 8 क्वेश्चन कर चुके थे और आपकी 5.2 क्वेश्चन में 9 है। ये थोड़ा फिर डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8, इसका मतलब क्रमशः का मतलब ये होता है, रेस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि तीसरा पहले वाला है, नौवां बाद वाला है। ये भी कॉमन सेंस लगाना है आपको, वरना यहाँ भी कभी कभी किसी स्टूडेंट की यहाँ पर भी समस्या हो जाती है। विच टर्म ऑफ द दिस एपी इज 0, तो कौन सा पद वो शून्य होगा। अब मेन चीज़ क्या है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन मेन चीज़ बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन है पूछा क्या है, पूछा इसने इतना सा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म का मतलब उसने एन तो पूछा है, एन तो चलो पूछा है कि कौन सा पद, लेकिन आपको ये पहचानना है कि इसने दिया क्या है, 0 दिया है। ये 0 क्या है, इसका मतलब ये हमेशा जब भी पूछे कि कौन सा टर्म -150 होगा, 150 होगा, जो अपने पिछले वीडियो में किया था, कौन सा पद 100 होगा, कौन सा पद, ऐसा कुछ भी शब्द लिखा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, सोल्यूशन कहीं पर भी मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में अंदर जो है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है, वो ये है कि ये जो शून्य है ये क्या है, समझ पा रहे हो ना। तो ये शून्य जो हमेशा जब भी पूछे वो हमेशा एन होता है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। हमेशा जब भी पूछे ना कि ये कौन सा पद इसका 60 होगा, कोई होगा क्या, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसको लास्ट टर्म के रूप में देख रहा है, बस अपन को उसको लास्ट टर्म मान के चलना है, अंतिम पद, और वो हमेशा एन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, nth टर्म होगा, कुछ मान लो। अब जो दे रखा है उस अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब उसने पूछा क्या, एन पूछा, तो एन के लिए क्या क्या चाहिएगा, एन का फॉर्मूला a + n-1d, मतलब हमें a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। ठीक है, क्योंकि एन तो दिया हुआ है, एन तो है, लेकिन n, a और d तीन चीज़ और चाहिए, उसका अपन निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है कि थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4। थर्ड टर्म को अपन कह सकते हैं a3, भाई इसी को ये कह सकते हैं, या फिर इसको अपन a + 2d भी कह सकते हैं। बस ये चीज़ निकाली अपने यहाँ से, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है उसकी 9th टर्म, ठीक है, 9th टर्म मतलब 9वां पद। ठीक है, 9वां पद, तो 9वां पद क्या हो जाएगा, 9वां पद अपन को दे रखा है -8, और 9वें पद को बोलते हैं a9 - 8, और a9 को बोल सकते हैं a + 8d। बस ये चीज़ सीखनी है। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दो चीज़ गिवन है, और वापस वही एलिमिनेशन मेथड, जब a हो सेम टू सेम कट रहा है तो माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, तो अपन यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर, ये दो हैं, a + 8d बराबर -8 और a + 2d बराबर 4। नीचे के साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का हो गया माइनस का हो गया, ये तो खत्म प्लस माइनस। 8 में से 2 हो गया तो बच गए 6d प्लस के, ये हो गया -12, तो d की वैल्यू -12/6, तो d की वैल्यू हो जाएगी -2, तो d हो गया -2। अब हम कोशिश करेंगे कि a भी आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट मेरे को, चाहे सेकंड मेरे को, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भी फर्क इसमें नहीं पड़ता। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे d का मान, d है -2, ये रहा 1, a + 2 d की जगह रख देंगे अपन -2 बराबर 4। ठीक है, तो a 2 2 हो गया -4 और ये 4, तो a बराबर 4, ये 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो a हो गया 8। बस a आ चुका और d आ चुका, दो चीज़ आ चुकी, an हमारे पास है ही, अब कोई टेंशन नहीं है। तो अब अपन लगा देंगे an का फॉर्मूला, जो होता है a + n-1 और d। an तो रखना है 0, ठीक है, a आ चुका 8, n का पता नहीं, n तो चाहिए, और d है -2। ठीक है, ये लो, तो 0, ये हो गया, इस 8 को इधर ले आओ चाहे, ठीक है, हाँ ज़्यादा बेटर है, 8 जब इधर आए तो -8 हो, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं,
तो 8 को इधर ले आई तो हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का था। फिर इधर बचा n-1 और ये -2। अब 8 अपनी जगह, 2 को इधर ले आओ। तो देखो ये स्मार्ट स्टडी है, बाकी आप उलझाओगे। कहाँ उलझोगे? इधर मल्टीप्लाई करने में उलझ जाओगे। -2 को तो -2n, फिर उसको माइनस में, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे मल्टीप्लाई झमेले में पढ़ो ही मत ना। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 8, इधर n-1 देखो ईजिली हो गया। 4 यहाँ 1 इधर आके प्लस का हो गया 1 और n हो गया, यानी कि n की वैल्यू आ गई 5। बिल्कुल सही है। मैंने कहा था n की वैल्यू अगर 5 है, मतलब फिक्स नंबर में हो, माइनस में और पॉइंट में या अपॉन में नहीं हो, तो बिल्कुल सही है। तो इसने क्या पूछा, कौन सा पद 0 होगा? तो लिख देना इसका पांचवा पद 0 होगा या 0 होगा, एक ही बात है, 0 होगा। ठीक है, अतः इसका 5वां पद 0 होगा। Therefore its 5th term is 0। ठीक है, उसने ये पूछा था कौन सा पद 0 होगा, तो 5वां पद इसका 0 होगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पहले समझना है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। पूछिए, एक छोटी सी बात है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, लेकिन पूछो कोई एक, लेकिन उस एक पूछने के पीछे भी पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी एपी के अंदर जो चीज़ें दी हुई है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, ध्यान से समझना, बात करी 17वें पद की। 17वें पद का मतलब A17। ठीक है, 17वां पद, और एक बात की उसने 10वें पद की। चलो एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं 10वें पद, लेकिन उस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, लेकिन 17वां पद के बारे में दिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो A17 हमें गिवन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A+16D। ठीक है ना, और ऐसे ही ये जो A10 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A+9D। बस ये दो बातें अपन को गिवन है। ठीक है, ये और ये। फिर उसने कहा कि ये जो टर्म है वो इससे 17वां पद 10वें से कितना, क्वेश्चन की डिमांड लिखते हैं अपन, गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये बात आपको लिखनी है एज इट इज। ठीक है, द 70th टर्म ऑफ एन एपी exist its 10th term by 7। ये बात अपन को एग्जाम में भी लिख के आना है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि अपन बात करते हैं A+16D A+9D, ये दोनों, इन दोनों की। अब एक बात मुझे बताओ, कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। यही तो है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है, हमेशा मैंने कहा था कम ज़्यादा के टाइम पर हमेशा अपन को क्या करना पड़ता है, उसको बराबर कब होंगे, जब जो कम है उसमें अगर 7 को जोड़ दिया जाए तो वो बराबर हो जाएंगे। भाई ये तो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन हमें सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन तराजू की तरह करना है, दोनों तरफ वेट बराबर होना चाहिए। वैसे ही दोनों को बराबर करने के लिए जो 7 जिस तरफ कम था उसमें 7 जोड़ दो, अब ये बराबर हो गया। क्वेश्चन की बात भी अपन रख रहे हैं। अभी इसका मतलब बताऊं क्या होता है ऐसा लिखने का मतलब? ऐसा लिखने का मतलब ये होता है कि ये इतना पावरफुल है कि इसमें 7 जोड़ेंगे तब इसके बराबर आ पाएगा। बात एक ही है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, गलती से इसी में 7 जोड़ दिया तो जो पहले से ज़्यादा था वो और ज़्यादा हो जाएगा। अब कैसे करना है इसको कि ये जो A+16D हैं, ठीक है, उनको भी इधर ले आओ तो वो A माइनस का हो जाएगा और 9D भी माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट तो मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि पहचान रह जाए दोनों की, और कोई बात नहीं। और इधर सिर्फ बचा 7। अब A से A खत्म, 16D में से 9D चले गए तो बच गया 7D, इधर 7, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7, D की वैल्यू आ जाएगी 1। आ गया आंसर।
बहुत आसान था, लेकिन ये चीज़ है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी था, वरना ये मार्क्स कट जाएंगे। अब ये इस क्वेश्चन को एग्जाम में क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है, और इस सार्वंतर का पूछ लिया तो जो पूछ लिया, इसके आगे वो ये भी पूछ सकता है इसका 22वां पद निकालो, इसका 20वां टर्म निकालो, इसका कोई सा भी एक टर्म निकालो। अब देखो क्वेश्चन में 11, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, मेन चीज यही समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या। बहुत बढ़िया चीज है, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? बात यह है कि पूछा क्या, इसने पूछा कि कौन सा पद, स्टेप एक एक चीजें समझो, कौन सा पद का मतलब है, उसने पूछा तो एन है, ये बात कंफर्म पता चल गई। कौन सा पद इस एपी के 54वें पद से 54 A54 से, भाई 54वां टर्म का मतलब A54, 53 होता था A53, उससे 132 ज्यादा है। ऐसी कौन सी वैल्यू है वो जो मतलब ऐसा कौन सा पद है जो इसका 54वां पद जो भी आएगा A54 जो भी आएगा, 54 टर्म जो भी आएगा, उसके उससे भी 132 ज्यादा हो, ऐसी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब उसने नंबर ऑफ टर्म, भाई एन निकालना तो एन का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो एन जब चाहिए तो एन का सूत्र लगाएंगे और बराबर लिख देंगे A54 प्लस 132। ये हमें फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि हमें निकालने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, तो दिमाग फिर क्लिक किया कि A54 है क्या हमारे पास, क्या 54वां पद है क्या हमारे पास। जब आपको मैं ये कह दूं कि दो लड़के हैं, एक लड़के के पास उस दूसरे वाले लड़के से, ऐसा मान लो कि राम और श्याम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि श्याम के पास राम से 100 रुपये ज़्यादा है। तो आपको जब ये ही नहीं पता कि राम के पास है कितना पहले से, तभी तो अपन अंदाज़ा लगा पाएंगे कि श्याम के पास इतना है। कि सपोज राम के पास 5000 है, तभी तो अपन कहेंगे कि श्याम के पास 5000 100 रुपये है, क्योंकि उससे 100 ज़्यादा है। सेम टू सेम यही है, इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा, तो क्या आपको पता है कि 54वां पद कितना है, 54 टर्म कितना है, नहीं पता। तो सबसे पहला काम हो गया कि इसका 54 टर्म निकालो। ठीक है, चलो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट किया। एपी हमारे पास है 3, 15, 27 और 39। ठीक, इस एपी की मदद से अपन ने फर्स्ट टर्म लिख लिया, यानी कि प्रथम पद लिख लिया, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, वो 3, और फिर अपन ने कॉमन डिफरेंस लिख लिया, मतलब कि सार्व अंतर, जिसको अपन डी से दिखाएंगे A2 - A1, यानी कि लिख सकते हो एक बार तो A2 - A1 यानी कि 15 - 3, तो डी निकल के आ गया 12, D12 हो गया, A3 हो गया। ठीक है, कौन सा टर्म उसके पता नहीं, हमें निकालना है 54th टर्म। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना, नंबर ऑफ टर्म की बात करूं मैं, यानी कि n पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को दिखाते हैं अपन n से, और वो अपन लिख लेंगे 54, क्योंकि 54वां पद तो निकालना है, तो n हो गया 54। तीन चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि A3, D12 और n 54। तो an निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। n की जगह रख देंगे 54, a की जगह रख देंगे 3, n की जगह 54 - 1 और d की जगह रख दिया 12। ठीक है, क्योंकि पहले 54वां पद का पता करना है ना अपन को, इसलिए यहाँ हो गया 53 × 12, तो 3 का तो 3 और ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 3 36, 12 3 36, 3 कैरी, 12 5 60 और 3 63। ठीक है, 12 5 60 और 3 63, इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9, यानी जो इसका 54th टर्म है, जो 54वां पद है, वो 639 है, 639 इसका 54th टर्म है, आ चुका। एक आंसर आ गया, मतलब आधा आंसर आ गया। फिर अब जो उसने कहा कि 132 ज़्यादा, उस पर अपन बात करेंगे। अब आना इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख देना आप। ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, उसने कहा था
कि इसका जो 54वां पद है उससे 132 ज़्यादा वो कौन सा टर्म है। ठीक है, अब 54 टर्म का पता चल गया, वो ये रहा 639 प्लस 132। और इस an का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है a प्लस n माइनस 1d। भाई an का खोलेंगे क्योंकि इसको खोल दिया, इसको खोल एज इट इज, इसको भी खोल दिया तो a प्लस n माइनस 1d। एक ही जगह वही AP काम आएगी अपने। 3 n ही तो निकालना है, इनका नहीं पता। और d कितना है? d अपने आया था 12। ठीक है, इनको जोड़ दो, 9 और 2 11, 1 कैरी 7, 1 कैरी 811। देखो 9 और 2 11, सॉरी 711, क्योंकि 1 कैरी फिर क्यों लगेगी। ठीक है, ये हो गया। 3 और 3 4 एक साथ ही होते हैं। हाँ, तो अब सुनो, ये हैं 3 प्लस, अब आप एक काम कर सकते हो, या तो इस 3 को पहले उधर भेज दो ताकि सोल्यूशन बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 12 अपनी जगह, 7 7 1, 3 को भेजो उधर, माइनस हो गया। फिर n माइनस 1 12 को भी उधर भेज दो, पहले इसको माइनस कर लो पहले। तो यहाँ बच जाएंगे 6 और 6, सॉरी 7 6 8, 7 6 8, क्योंकि 3 चले जाएंगे, 71 से तो 11 में 3 गया तो 8 और फिर 6। ठीक है, और ये 12 भी जो मल्टीप्लाई में था और नीचे आ जाएगा। तो n माइनस 1 अपनी जगह और 12 की टेबल से काट दो। 12 5 8, 12 6 72, यानी कि 12 6 72। फिर बच के आपके 4 और 12 6 48, 12 4 48। तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65, 65। बेहद आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, समझना बहुत जरूरी। इसने कहा था कि वह कौन सा पद होगा ऐसा जो ये वैल्यू ला दे। कौन सी वैल्यू? 771। इसके 54वें पद से भी 132 ज़्यादा, ऐसी कौन सी वैल्यू हुई? तो वैल्यू 771। अब 771 कौन से पद पे आता है? तो 65 नंबर पे आता है, वो 65 पोजीशन पे है। इसने n पूछा था तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझते हुए चलना। एक से बड़े एक क्वेश्चन है, लेकिन मेन चीज़ क्या, सोल्यूशन कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, बहुत जगह सोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टम नहीं सिखाया जा रहा, सोल्यूशन करवा दिया जा रहा है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन मामूली सा भी घुमा दिया तो ये चैप्टर AP है, रीजनिंग टाइप है। ठीक है, इसको बहुत शानदार तरीके से समझना है, आगे फ्यूचर में आपका दिमाग बिल्कुल खोल देगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जितना सोल्यूशन है इसका, बस छोटा सा ही। लेकिन इस क्वेश्चन को जब देखें तो ऐसा लगता है इसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा आसान है। देखो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वय अंतर समान है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, दोनों का सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस सेम है, एक बात। दूसरी बात, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बस यही रुकना है। पहली बात तो ये कि जो 2 AP हैं वो क्या है। अब हमें नहीं पता 2 AP क्या है, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया 2 AP। अब वो 2 AP ऐसा नहीं है 2 4 5 6 ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो अपन को मान के चलना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट टर्म, वो सपोज अपन मान लेते हैं ए से दिखाते थे, ए ही मान लेंगे। ठीक है, माना प्रथम पद। ठीक है, सेकंड, लेट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस माना सार्व अंतर, सार्व अंतर को मान लेते हैं डी। बस ए और डी दोनों को मान लिया जो गिवन था। अब उसने कहा 100वें पदों का अंतर, दो AP हैं ये, दोनों AP मानना पड़ेगा। ये पहली AP का मान लेते हैं, और दूसरी वाली जो AP लेंगे ना अपन, ये फर्स्ट AP लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट AP। ठीक है, और जो सेकंड AP रहेगी, सेकंड AP, उसको भी अपन सेम ही मान लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म, यानी कि माना पहला पद, उसको अपन दिखा लेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो सेम हो सकता है क्योंकि दोनों सेम ही है, साफ क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, माना सार्व अंतर, वो अपन इसको डी से दिखाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ये गिवन है। ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि दिया हुआ नहीं, ये सेम है। ये 2 AP चलेगी, लेकिन इसके भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, दोनों के 100वें पदों का डिफरेंस अंतर 100 है। इसका मतलब ये हुआ 100वां पद का मतलब A100, 100वें पद का मतलब A100। ध्यान से समझना है ना। और ये हमें गिवन है
A100 का मतलब A प्लस 99D, A100 का मतलब A प्लस 99D। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर 100 तो एक कम D, या फिर A प्लस n-1D वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पर स्मॉल ऐसे दिखाना है, यहाँ कैपिटल ऐसे दिखाया, आपको ध्यान रखना, आपको वैसा दिखाना है। अब क्या करना है, अब उसने कहा कि इन दोनों एपीयू का अंतर 100 है, यानी कि ये जो एपी है A प्लस 90, अच्छा वो लिख देता हूँ स्टार्टिंग में ना, गिवन क्या है, गिवन है हमें, ये इतना तो साथ चला सकते हो, उसके बाद आप वापस यहाँ आ जाओ कि गिवन है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, ये रहा कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये बात अपन को लिखनी है। अगर ऐसा है तो फिर क्या सोल्यूशन बन जाएगा कि जो A प्लस 99D हैं, डिफरेंस का मतलब माइनस, और ये हैं A प्लस 99D, वो 100 हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखना, इसमें से माइनस करने पर 100 बचता है, ये हमें पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। अब एक बात आपको ये समझनी है कि यहाँ जब माइनस लगाए तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया है, इसका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो A प्लस 99D ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का 99D हो जाएगा, ये गलती मत कर देना। ठीक है, अब 99D से 99D कट जाएगा, A माइनस A बराबर 100 बच गया। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, ये माइनस 100, बस इतना सा बचा। अब उसने कहा कि अगर ऐसा है तो इन दोनों एपियों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये रहा, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं 1000वें पदों का अंतर, ये उसने पूछा, लेकिन 1000वें पदों का अंतर तो पूछा, डिफरेंस पूछा बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये तो उसने पूछा, लेकिन क्या आपके पास में 1000वें पद हैं, नहीं है, तो कोई बात नहीं, A1000 माइनस A1000 बराबर क्या, यही तो पूछा। ठीक है, ये पूछा, तो A1000 का मतलब A प्लस 999D मतलब 999D, यहाँ भी A प्लस 999D। ठीक है, बराबर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A प्लस 999D माइनस A और माइनस 999D बराबर ये। अब 999 से 999 कट गया, A माइनस A बराबर 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ये आपका आंसर। क्योंकि समीकरण 1 कहता है A माइनस A बराबर 100, तो अपन ने यहाँ पर हमारा सोल्यूशन A माइनस A बचा था, तो A माइनस A की जगह रख दिया अपन ने 100, आंसर आ गया। हालांकि बराबर में क्वेश्चन मार्क चल रहा है, बराबर देखो ये क्वेश्चन मार्क चल रहा था, समझ में आ गई, लेकिन यहीं आके रुक गए। लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन 1 में ये कह रखा है कि A माइनस A 100 होता है, तो रख दिया 100, इसकी जगह 100 रख सकते हैं। इसका मतलब जो 1000वें पदों का अंतर था वो भी 100 ही है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आपको ऐसे ही मेरी तरह पूरा एक्सप्लेन करके पूरा स्टेटमेंट के साथ में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत सोचने वाला क्वेश्चन और डिफरेंट भी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। दिखने में छोटा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहली बात तो ये कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होते हैं। 3 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, वो होती है शुरू 100 से, क्योंकि 99 तक तो 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो 3 अंकों की शुरुआत होती है 100 से लेके 999 तक, 999 तक ये 3 अंक ही होते हैं, 3 डिजिट ही होते हैं। उसके बाद में 1000 में तो 4 डिजिट हो जाते हैं, 3 जीरो और 1 खुद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है, लेकिन अपन को उतनी सी चाहिए इनमें से ही, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच में अपन को वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो, मतलब जिसमें 7 का भाग पूरा जाता हो। ये बात है, डिविजिबल हो 7 से।
तो सीधी सी बात है, इसकी पहचान कैसे करें? तो बहुत आसान है कि इसके अंदर तो आप 7 का भाग दे लो, 999 के अंदर आप 7 को डिवाइड कर लो। तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, सीधा सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार किया, बच के 2, 9 ले लिया, 7 4 = 28, बच गया 1, फिर 9 ले लिया, ठीक है, 7 2 = 14, बस जो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बच गया 5। भाई 19 में से 14 जाएंगे तो 5 ही तो बचा। ये जो रिमाइंडर बचा उसको 9 में से माइनस कर लो, माइनस किया तो आ गया 9 9 और 4। इसका मतलब गारंटी है कि 999 में तो 7 का जाएगा नहीं, 994 तक जाएगा, न तो 995, 995 में, 996, 997, 998, 999 में नहीं जाएगा, 994 तक जाएगा। ये नंबर लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का होगा। अब बात आती है इधर, तो यहाँ देखो 100 में तो जाता नहीं है, 100 में तो वैसे ही अंदाज़ा लग सकता है, इस बड़ी वैल्यू में अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, तो यहाँ तो अंदाज़ा लग जाएगा क्योंकि 100 में तो जाता नहीं है, और 105 के अंदर चल जाएगा, लास्ट 98 तक जाता था, ठीक है भाई, 98 के अंदर जाता था। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे आप 100 में दोगे 7 का, ठीक है, एक बार गया, ठीक है, रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर पे ध्यान देना है, 3 बचे तारा 0, 7 4 = 28, बच गए 2, ये जो 2 बचे वो 100 में से माइनस कर दो 98, इसका मतलब 98 तक तो 7 का जाता था, ना तो 99 में जाता ना 100 में, 98 में तो 98 में तो जाता है, तो इस 98 में अगर 7 का जाता है तो इसमें 7 और जोड़ दो, मतलब 105, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ आपको लिखना है सोल्यूशन में 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट नंबर और 3 अंकों की संख्याएं, कोमा 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, ये भी शर्त है ना, 7 से विभाजित, यानी कि डिविजिबल बाय 7, ये लिखते हैं अपन, वो है 105, इसमें 7 जोड़ दो 112, इसमें 7 जोड़ दो 119, इतना तो कॉमन सेंस है, देखो यार ये तो कर ही सकते हो, और 994 तक चलेगी, वो अपन को पता चल गया। ये सब रफ सोल्यूशन है आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आपको कॉपी में करनी, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने कर दिया। अब इसके अंदर अपन निकालेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि प्रथम पद, जिसको अपन ए से दिखाते हैं 105, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर, जिसको अपन डी से दिखाते हैं, वो हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 112 - 105, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7, ए की वैल्यू आ जाएगी 105। और एक बात का और ध्यान रखना, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, जिसको अपन AN से दिखाते हैं, वो इसका 994 ही होगा, ये गारंटी है, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल है, और 3 अंक तो 994 तक ही चलेगी, आगे एपी चल ही नहीं सकती, समझ गए। तो इसका मतलब ये हमारे लास्ट टर्म भी होगा, तो इसका मतलब 3 बातें हो गई, ठीक, 3 बातें। और पूछिए क्या, कितने टर्म, मतलब उसने पूछ लिया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पदों की संख्या उसने पूछी है, मतलब उसने n पूछा, n, ठीक है, n हमें निकालना है, बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, सिर्फ एक n ही तो नहीं दे रखा, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए हमेशा an का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, a + n - 1d, an की जगह रख देंगे अपन 994, a है 105, n का पता नहीं, d है 7, ठीक है, तो 994, 105 को इधर ले आओ। देखो सोल्यूशन करने का सिस्टम सीखो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करना है, वरना अंदर मल्टीप्लाई कर करके टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से गया 5, तो बच गया 9, यहाँ बच गया 8, तो 8 और 8, 9 में से 1 गया तो 8, इधर n - 1 और 7। अब क्या करो, 8 8 9 अपनी जगह, 7 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले आओ, n - 1 अपनी जगह रह जाएगा, इससे इसको काट दो, 7 एकम 7 एक बार, बच गया एक, तो 7 2 = 14, बच गए 4, 7 7 = 49, ठीक है, और इधर बच गया n - 1,
तो 127 1 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा n, यानी कि 128 बराबर n। बस यही पूछा था उसने कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो आप लिख देना 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, ठीक है, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, अतः ऐसे लिखना है ना, अतः therefore 128 नंबर्स, ठीक है, 128 नंबर्स डिविजिबल बाय 7। बहुत आसान है, बस सिस्टमेटिक ढंग से करना है। पहले अपन को ये सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आ गया तो ऐसा क्वेश्चन कोई सा 3 अंक आ जाओ, चाहे 3 डिजिट आ जाओ, 4 डिजिट आ जाओ, 2 डिजिट आ जाओ, कोई कितने भी डिजिट आ जाओ, सबको इसी मेथड से करना है, ठीक है ना, और बहुत आसान है। इस तरीके से अपन ने आज क्वेश्चन कर लिए 9, 10, 11, 12, 13, 5 क्वेश्चन, फिर टॉप लेवल के क्वेश्चन कर लिए। ऐसे 5 क्वेश्चन भी अगर अपन करेंगे ना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। रीज़न क्या है, एक साथ इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, इनको आप बारी बारी समझो, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा। आधे घंटे के वीडियो में इजीली आप इसको अंडरस्टैंडिंग मतलब इजीली समझ सकते हो, और साथ के साथ आप नोटबुक उतार भी लिया, ठीक है, और हाँ मतलब पता ही नहीं चलेगा, वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके।